नमस्कार साथियों, आज हम छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता ले चल वहां भुलावा देकर इस पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है, उसी प्रकार से आधुनिक काल में छायावाद को भी स्वर्ण युग के नाम से आधुनिक काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में काव्य की प्रवृत्ति थी, काव्य का जिस प्रकार से भाव, भाषा और विषय लेकर कविता हो रही थी, उससे बिल्कुल भिन्न भाव की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से एक परिष्कृति को लेकर, परिमार्जन को लेकर, एक नवीन रूप लेकर के प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी आते हैं, जो छायावादी कविता कहलाती है। प्रारंभ में भले ही इस कविता के लिए उपहास किया गया, क्योंकि उसमें वायवीयता ज़्यादा थी, काल्पनिकता ज़्यादा थी और भावों की इस तरह से सूक्ष्म अभिव्यक्ति थी कि वे सामान्य पाठक उसको समझ नहीं पाता था, और सामान्य पाठक तो क्या, आलोचक भी उस एक नवीन स्वरूप को ग्रहण करने में असमर्थ हो रहे थे। तो उसका उपहास स्वरूप छायावाद नाम रखा गया कि इसमें कविता नहीं, कविता की छाया है। पर आगे चल करके यही इसी कविता की जिस रूप में एक नवीन विधा के रूप में, एक परिमार्जित विधा के रूप में, एक नवीन विषयों को लेकर, नवीन भाव संपदा को लेकर, और जैसी आंतरिक सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई, भावाभिव्यक्ति हुई, उसने अपना एक अलग मुकाम बनाया, एक अलग स्थान बनाया। और इसका प्रारंभ प्रसाद की कविताओं से होता है। जयशंकर प्रसाद लिखना तो उन्होंने द्विवेदी युग से प्रारंभ कर दिया था। उनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, चाहे हम कानन कुसुम को देखें या प्रेम पथिक को देखें, महाराणा का महत्वादी को देखें, तो उनमें द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियां मिलती हैं। पर चित्राधार के बाद से कविता का एक रुख बदलता है, भाषा की दृष्टि से भी और भाव की दृष्टि से भी। वहाँ कविता एक नए स्वरूप में चलती है। तो चित्राधार के बाद आंसू में हम देखते हैं, झरना में देखते हैं, और वो झरना में एक जो स्वाभाविक, एक झरने की भांति जो भावों का उच्छलन था, वे आंसू में आकर के वेदना के रूप में, घनीभूत वेदना के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। पर वहीं उसके आगे चल करके लहर तक पहुँचते पहुँचते कविता में एक नवीन परिष्कृति मिलती है, और उसका पूर्ण विकास फिर हम कामायनी में देखते हैं। तो इस तरह से प्रसाद जी की कविता विभिन्न आयामों को छूती हुई, विभिन्न धरातलों पर होती हुई आगे बढ़ती है, और इस काव्य यात्रा में अलग अलग पड़ाव दिखाई देते हैं। और यद्यपि छायावाद का समय बड़ा कम रहा है, 1918 से प्रारंभ हुआ और 1936-37 तक वो चला। उसके बाद वो प्रगतिवाद में परिवर्तित हो जाता है। यही छायावादी कवि पंत, निराला आदि फिर स्वयं इस भाव भंगिमा से ऊपर उठ करके, इस वायवीयता से ऊपर उठ करके फिर प्रगतिवाद की ओर बढ़ने लगते हैं। वो काव्य की प्रवृत्तियां पंत के परिवर्तन से दिखाई देती हैं। परंतु जो छायावादी कविता का एक प्रारंभिक बीज है, वे प्रसाद की कविताओं से हमें मिलता है। और प्रसाद की कविताएं, प्रसाद नाटककार भी रहे, निबंधकार भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासों की रचना भी करते हैं, और सुप्रसिद्ध कवि तो वो थे ही। तो विविध विधाओं को उन्होंने अपनाया और विषय भी विविध लिए। ये जो कविता ले चल वहां भुलावा देकर है, ये कविता उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह लहर से ली गई है। लहर जो 33 कविताओं का संग्रह है, इसमें 33 कविताओं का संकलन किया गया है,
जिसके अंतर्गत 4 प्रबंधात्मक लंबी कविताएं हैं, आख्यान परक कविताएं हैं। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया। तो ये नवीन एक आख्यानात्मक रूप में इतिहास के पात्रों को लेकर, इतिहास की कथाओं को लेकर के कविताओं की रचना करते हैं। और शेष जो 29 कविताएं हैं उनमें भी विविध विषय हैं। उनमें प्रकृति भी है, उसमें सौंदर्य की कविता भी है, प्रेम की कविता भी है, उसमें मधुर भावों की अभिव्यक्ति भी है, तो उसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कविता भी है, बौद्ध दर्शन को लेकर के लिखी गई कविता भी है, दार्शनिक विचारों से युक्त कविताएं भी हैं। तो विविध भाव भंगिमाओं को लेकर विविध विषयों को समेटती हुई इंद्रधनुषी सब छटा लिए हुए लहर की कविता हमारे सामने आती है। और ये लहर की कविताएं कवि की अंतरतम भावनाओं की प्रतीक है, जो विविध विषयों से युक्त है। अब प्रकृति सौंदर्य को लेकर के इससे पूर्व भारतेंदु युग था या द्विवेदी युग था, या उससे पूर्व हम मध्यकाल को देखते हैं, भक्ति काल और रीति काल, वहां प्रकृति स्वतंत्र रूप से उसका चित्रण नहीं हुआ है। वहां प्रकृति आती है उद्दीपन के रूप में, कहीं संयोग श्रृंगार के उद्दीपन के रूप में, कहीं वियोग श्रृंगार के उद्दीपन के रूप में। परंतु यद्यपि भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में भी स्वतंत्र प्रकृति चित्रण मिलता है, पर उसमें वह परिष्कृति नहीं है जो हमें प्रसाद की कविताओं में मिलती है। और विशेष रूप से लहर कविता संग्रह में जो संकलित कविताएं हैं, जैसे उठ उठ री लघु लोल लहर, उसमें हृदय की भाव तरंगों को लहरों के रूप में चित्रित किया, या बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही उषा नगरी। वो जो कविताएं हैं ये प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण के रूप में है, प्रकृति का आलंबन रूप में लिया हुआ है। या जागो जीवन के प्रभात कविता है। और इसी तरह से कवि प्रकृति से संबंधित तो कविताएं लेते ही हैं, विभिन्न विचारधाराओं से, दार्शनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर के भी कविता की रचना करते हैं। जैसे अशोक की चिंता बौद्ध दर्शन से प्रभावित कविता रही, अरिवरुणा की शांत कछार जो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जो करुणा का संदेश है उसको आधार बना करके रची गई कविता है। इसी तरह से प्रसाद आत्मपरक कविताओं की रचना भी करते हैं, आत्मकथ्य के रूप में। जैसे हमने देखी थी मधुप गुनगुना कर कह जाता, जिसमें वे लिखते हैं कि आत्मकथा अपने बारे में लिखना, अपनी बायोग्राफी लिखना कितना जोखिम का काम है, कि अगर हम अपने बारे में हम लिख देंगे तो लोग उपहास उड़ाएंगे, लोगों के बीच में उपहास के पात्र बनेंगे, उनको सुनकर कौन सुख पाएगा। तो हम अपने जीवन की कथा को क्यों उधेड़ कर क्यों दूसरे के सामने रखें। तो इस तरह से एक आत्मपरक कविता मधुप गुनगुना कर कह जाता है। इसी से मिलती हुई इसी तरह से स्व अनुभूति को आधार बना करके व्यक्तिगत सुख दुख की अभिव्यक्ति को लेकर के प्रसाद की कविता है ले चल वहां भुलावा देकर। ये भी उनकी आत्मपरक कविता है। और ये छायावाद की नवीन शैली है। मैं शैली अपनाई। तो ये जो मैं शैली में अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति करना, निजता की अभिव्यक्ति करना, ये छायावाद की विशेषता थी। और ये विशेषता हमें इस कविता में ले चल वहां भुलावा देकर में दिखाई देती है। इस कविता का पाठ करते हैं। ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। यहां
नाविक कौन है? जीवन रूपी नैया को खेने वाला, जीवन रूपी नैया को चलाने वाला जो कर्णधार है, वे नाविक है। जैसे नदी में नाव चलती है, उसको चलाने वाला मल्लाह होता है, नाविक होता है। उसी प्रकार से जीवन रूपी नैया को जो चलाने वाला, जो चैतना है, दिव्य चैतन्य तत्व है, जो जीवन का कर्णधार है, उसको संबोधित करते हुए ये प्रसाद जी की एक दार्शनिक कविता है। यद्यपि इस कविता पर ये आरोप लगा दिया गया कि प्रसाद पलायनवादी हो गए थे, कि ये कविता पलायनवाद की ओर ले जाती है, पर वास्तव में इस कविता को अगर हम ध्यान से समझें, इसके भीतर छुपे रहस्य को जाने, तो हम जानेंगे कि ये पलायन की कविता नहीं है, इसमें एक दार्शनिक तथ्य छुपा हुआ है। क्या कहते हैं कि हे मेरे जीवन के कर्णधार नाविक, धीरे धीरे भुलावा देकर, बिना मुझे बताए, बहका करके उस ओर ले चल। कहां ले चल? जहां कोई छल कपट ना हो। कवि परेशान है जीवन में, संसार में लोगों के स्वार्थ को, छल कपट को देख करके जीवन की आपाधापी से परेशान है। ये कविता कवि ने जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे बैठकर लिखी। समुद्र में लहरों का आना जाना देखा, वहां बैठे थे और उनके मन में ये भाव आता है और उस समय ये कविता प्रस्तुत करते हैं। और क्या कह रहे हैं कि कहां पर मुझे ले चल? जिस निर्जन में, जो स्थान निर्जन हो, एकांत स्थल हो, जहां लोगों का आपाधापी, लोगों का कोलाहल ना हो। जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। कि ऐसे निर्जन प्रदेश पर मुझे ले चलो जहां सागर की लहरी शब्द आया। देखिए, लहरी शब्द महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देने योग्य शब्द है। लहरें होता है, लहरें स्वयं में स्त्रीलिंग शब्द है। सागर विशाल है, व्यापक है, पर सागर में लहर व्यष्टि का, सागर समष्टि का प्रतीक है, तो लहर व्यष्टि का प्रतीक है। और लहरी उसकी तुच्छता का, क्षुद्रता का प्रतीक है, छोटेपन का। कि सागर की जो छोटी सी लहर हो, वे अंबर के कानों में, आकाश के कानों में कैसी प्रेम कथा कहती हो? गहरी। और कैसी प्रेम कथा कहती हो? निश्चल, छल कपट से रहित। क्योंकि प्रेम में स्वार्थ, छल कपट के लिए स्थान नहीं है। पर कवि समाज में जिस तरह से शोषण देख रहे थे, प्रेम के नाम पर स्वार्थ देख रहे थे, छल कपट देख रहे थे, उससे वे व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं। और इसलिए वो एक ऐसे आदर्श विश्व का स्वप्न देखते हैं, ऐसे एक आदर्श लोक में, विश्व लोक में जाने की बात करते हैं, जहां कोई छल छद्म ना हो, जहां कोई स्वार्थ धोखा ना हो, जहां प्रेम कैसा हो? स्वाभाविक, निश्चल प्रेम हो। और क्या हो? तज कोलाहल की अवनी रे। अवनी धरती, कोलाहल शोर, तज त्याग कर, छोड़कर, धरती के कोलाहल को, धरती की आपाधापी को, शोर को त्याग कर, जहां सागर की लहर आकाश के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा को कहती हो। ऐसे निर्जन स्थान पर, ऐसे एकांत स्थल पर, हे मेरे नाविक, मुझे ले चल। कैसे ले चल? धीरे धीरे, क्योंकि परिवर्तन एकदम से नहीं होता। परिवर्तन जो होता है वो धीरे धीरे होता है। एकदम परिवर्तन वो क्रांति है, पर परिवर्तन सहज रूप में धीरे धीरे होता चला जाता है और पता भी नहीं चलता
और परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कवि धीरे धीरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। लहरी को एक प्रेमिका के रूप में, सागर लहरी, सागर की जो लहर है वो प्रेमिका है और आकाश प्रेमी के रूप में है। तो इस तरह से प्रकृति का मानवीकरण करते हुए प्रेम की अभिव्यक्ति की गई। और दूसरा, आकाश व्यापकता का, विशालता का प्रतीक है और लहर क्षुद्रता का, व्यष्टि का प्रतीक है। तो व्यष्टि और समष्टि का मिलन किस रूप में हो? छल कपट से रहित, स्वार्थ से रहित। तो ऐसे उनका जहां मिलन होता हो, हे मेरे जीवन की नैया के कर्णधार, मुझे वहां पर धीरे धीरे ले चलो। ये वास्तव में प्रसाद के आदर्श विश्व का स्वप्न है जिसे वे इस गीत में साकार करना चाहते हैं। परंतु इस बात को समझे बिना उनके ऊपर आलोचकों ने भी पलायनवाद का, कि वो इस संसार को छोड़कर जाना चाहते हैं, पहली दो पंक्तियों को देख करके ये कह दिया कि ये पलायनवादी कविता है। पर जब हम इसके गूढ़ अर्थ को समझते हैं, जब हम समझते हैं कि इसके पीछे प्रसाद किस आदर्श विश्व का स्वप्न देख रहे हैं, जहां किसी प्रकार का धोखा, छल कपट ना हो, ऐसे वो स्वप्न को साकार करते हुए देखना चाहते हैं इस गीत के माध्यम से। जो जीवन में संघर्ष करते हुए निराशा का वातावरण आ गया, तो उस निराशा रूपी अंधकार को दूर करने का एकमात्र उपाय ही करुणा सिक्त भाव है, करुणा से युक्त भाव है। और यही करुणा वो इस संसार में, समाज में देखना चाहते हैं। और सुख दुख से समन्वित जीवन में ही ईश्वरत्व के दर्शन संभव है। इसीलिए वे आगे के बंद में, छोटी सी कविता है, सिर्फ 4 ही बंद है, तो इस छोटी सी कविता में ही वो जीवन का एक बहुत बड़ा दर्शन प्रस्तुत कर देते हैं। वे कहते हैं, जहां सांझ से जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांत घनी रे। जहां सांझ सी जीवन छाया, सांझ सी ये उपमा अलंकार है, शाम के, संध्या के समान जीवन रूपी छाया। संध्या में, शाम के समय में क्या होता है कि छाया जो है वो लंबी होने लगती है। वृक्षों की भी छाया जो है वो लंबी होने लगती है। जैसे जैसे सांझ होती है, छाया लंबी होती है। ऐसे ही जीवन की जो सांझ है, जिसमें कोमल काया जो है वो ढीली होने लगती है। तो ऐसी सुखों दुखों से भरी हुई जीवन की जो छाया है, उस जीवन में सुख दुख समन्वित, जो आंखों से आंसुओं की धारा निकलती है, आंखों से जो आंसू बहते हैं, वे आंसू करुणा से युक्त हो जाए। किस तरह से? जैसे सांझ होने पर नील नयन से, नीले आकाश से, नीले आकाश रूपी आंखों से तारों की पंक्ति रूपी आंसू जो है वो ढुलक कर गिरते हैं, ढुलकते हैं। यहां तारों की पंक्ति जो है वो आंखों से ढुलकने वाले आंसुओं से उसकी कल्पना कवि करते हैं। तो सुख दुख समन्वित जो जीवन है, इस जीवन में जो आंसुओं की धारा है, आंसुओं की पंक्ति है, उसको करुणा जो है, करुणा का भाव, उसको कोमलता में बदल दे, आंसुओं को शांति विश्रांति में बदल दे। तो नीले आकाश की आंखों से जो तारों की पंक्ति है, जैसे तारे जब आकाश में आ जाते हैं तो आकाश के अंधकार को वो दूर करके एक चमक दिखा देते हैं। इसी तरह से जीवन में जो एक गहन अंधकार, निराशा का अंधकार छाया हुआ है और जिसके कारण जीवन में अश्रुपूर्णता की स्थिति है, तो वे अश्रु जो है वो करुणा के रूप में बह करके इस जीवन को विश्रांति प्रदान करे, अंधकार को दूर कर दे।
तो एक गहन गंभीर दर्शन को लेकर के एक निराशा से आशा की ओर, संघर्ष से विश्रांति की ओर ले जाने वाली कविता है। अगले बंद में फिर प्रसाद कहते हैं, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूसी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रहे। कि ये विश्व कैसा है? चित्रपट, छाया चित्र की तरह है, माया से युक्त है। जो कैसा है तो सत्य नहीं है, पर सत्य दिखाई देता है। कि गंभीर और मधुर इस जीवन रूपी छाया में ये विश्व जो है वो चित्रपट के, छाया चित्र के समान चंचल है, गतिशील है, और इसमें दुख सुख से भरी हुई जो विभुता, प्रकृति का सौंदर्य है, प्रकृति का ऐश्वर्य है, जो संपूर्ण सृष्टि है, वो कैसी दिखाई दे? विभूसी, ब्रह्म के समान, परमात्मा के समान, सत्य रूप में दिखाई दे। तो सुख दुखात्मक ये सृष्टि, ये विभुता, ये प्रकृति सृष्टिकर्ता के समान सत्य स्वरूप दिखाई दे। तो इस तरह से विश्व जो छाया चित्र के भांति चंचल है, उसमें सुख दुखात्मक ये सृष्टि का वैभव विभु के समान, परम तत्व के समान सत्य स्वरूप दिखाई पड़े। अगले बंद में वे कहते हैं, श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, जहां सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। श्रम गतिशीलता का प्रतीक है, प्रातः का, उत्साह का प्रतीक है। विश्राम संध्या का प्रतीक है, आराम का प्रतीक है, गतिहीनता का प्रतीक है। तो श्रम और विश्राम दोनों का मिलन, दोनों का समन्वय हो जाए, क्षितिज वेला की तरह। जैसे क्षितिज जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे ही श्रम और विश्राम ये दोनों भी परस्पर समन्वित होकर एक नवीन सृजन करें। श्रम और विश्राम जहां सृजन करते मेला से, एक नवीन विश्व का सृजन करते हुए प्रतीत हो। अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति। और जो उषा आए, उषा प्रातः काल, जो अमर जागरण लेकर के आए, नव जागरण की ओर, पुनर्जागरण की ओर यहाँ संकेत है कि वो पुनर्जागरण लेकर के आए, विश्व में एक नई चेतना, एक नया उत्साह, एक नया साहस, एक नई ज्योति लेकर के आए, और उस ज्योति को, उस प्रेरणा को पूरे विश्व में बिखरा दे। बिखराती हो ज्योति घनी रे, जो उस नवीन उत्साह को, नवीन प्रेरणा को पूरे विश्व में बिखरा दे। ये विश्ववाद का संकेत है, जहां कवि स्व से उठ करके विश्व की ओर बढ़ता है, जहां व्यष्टि से उठकर समष्टि की ओर जाता है। ये विश्व मानवतावाद की प्रेरणा देता है। तो ये जो अंतिम बंद है, जहां अमर जागरण की, नवीन जागरण की बात करते हैं, जहां कवि आशावादिता का संचार करते हैं, पूरे विश्व को एक करुणा की ज्योति, एक नवीन जागरण की ज्योति बिखेरते हुए दिखाई देने का स्वप्न देखते हैं, तो ये कविता पलायनवादी कैसे हो सकती है? ये एक नवीन उत्साह से युक्त, एक नवीन भाव संपदा से युक्त कविता है, जो शिल्प की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से उत्कृष्ट कविता है। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने ये ले चल वहां बुलावा देकर प्रसाद जी की जो सुप्रसिद्ध कविता है और उनकी प्रतिनिधि कविताओं में इसकी एक पहचान है, उसकी चर्चा की। धन्यवाद।